नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एलजेपी में टूट करने वाले चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान से अलग होने में जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने मदद की थी। हालांकि उन्होंने सीधे ललन सिंह का नाम नहीं लिया। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या एलजेपी की टूट में ललन सिंह की भूमिका थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें सभी की भूमिका थी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से ही उनको मंत्री बनाया गया। एबीपी से बात करते हुए पशुपति पारस ने चिराग के साथ वापस जाने से साफ इनकार किया और उन पर यह भी आरोप लगाया कि चिराग ने अपने पिता को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जबरदस्ती हटाया था। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि नासिक साइबर पुलिस द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ 17 सितंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। राणे को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था और बाद में देर रात उनको जमानत मिली थी। इसी मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए राणे ने बुधवार सुबह हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका में यह भी कहा गया कि नासिक पुलिस कमिश्नर शिवसेना के दबाव में काम कर रहे हैं। राणे की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ अलग अलग जगह एफआईआर दर्ज करने का एकमात्र मकसद उन्हें परेशान करना है। शिवसेना ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय के जरिए हमला बोला है। शिवसेना ने राणे की तुलना ऐसे गुब्बारे से की है जिसमें छेद है और बीजेपी चाहे जितनी हवा भर दे वो ऊपर नहीं जा सकेगा। शिवसेना ने राणे के बारे में कहा कि केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद भी राणे का व्यवहार सड़क छाप गुंडे जैसा है। शिवसेना ने इसके साथ ही कहा कि अगर पीएम मोदी के बारे में कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता तो उसको अब तक देशद्रोह के मामले में जेल में ठूस दिया गया होता। शिवसेना ने कहा कि मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले हाथ को कानूनी तौर पर तोड़ दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एकजुट हो रहे कांग्रेस के बागी विधायकों को पार्टी हाईकमान ने साफ संदेश दे दिया है। हाईकमान अमरिंदर सिंह के पक्ष में आगे आया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने बुधवार को कहा है कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही कांग्रेस पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी मैदान में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करने का ये सही वक्त नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया है और इन लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। परनीत कौर ने कहा कि हम सभी को मिलकर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 4.5 साल तक सब ठीक था तो अचानक क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में शानदार काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी को इस बात के लिए लताड़ लगाई कि वे सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच में इतना वक्त क्यों लगा रही हैं। सीजेआई एनवी रमना ने जांच एजेंसियों से पूछा कि वे कारण बताएं कि आखिर 10-15 सालों से मुकदमे क्यों लंबित हैं और इनमें चार्जशीट फाइल क्यों नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि ईडी सिर्फ संपत्तियां जब्त करने का काम कर रही है और कुछ नहीं। जस्टिस रमना ने कहा कि इन एजेंसियों को इतना वक्त क्यों लग रहा है, इस बारे में कोई वजह भी नहीं बताई गई है। जस्टिस रमना ने कहा कि इस तरह के मुकदमों को लटकाया नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक संदेश जारी करना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के कुलपति तारिक मंसूर को भारी पड़ गया। एएमयू के परिसर में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें कहा गया है कि कुलपति का ये काम माफ करने लायक नहीं है। इसे एएमयू के छात्रों की ओर से जारी किया गया है। पोस्टर में कहा गया है कि कुलपति का शोक संदेश न सिर्फ शर्म का विषय है बल्कि ये एएमयू की संस्कृति परंपरा के भी खिलाफ है और हमारे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। आगे कहा गया है कि कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुख्य अभियुक्त थे और मोटे शब्दों में लिखा गया है कि अपराधियों के लिए प्रार्थना करना अक्षम्य अपराध है। बता दें, कुलपति ने अपने शोक संदेश में कहा था कि कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कुंभ मेले में सरकारी पैसे की जमकर लूट हुई है। विपक्ष इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बता रहा है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद साफ हुआ है कि शौचालय निर्माण से लेकर ट्रैक्टर, ड्रोन, विमानों व एलईडी लाइटों की खरीद, टेंट लगवाने और आपदा राहत कोष के इस्तेमाल तक में धांधली हुई है। प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले के लिए 2743 से अधिक करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिनमें से जुलाई 2019 तक 2112 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। टैग की रिपोर्ट में पता चला है कि अधिकारियों ने कागजों पर ही ट्रैक्टर खरीद डाले। 32 ट्रैक्टरों की पंजीकरण संख्या के सत्यापन से पता चला कि 4 ट्रैक्टरों के पंजीकरण नंबर, 1 मोपेड, 2 मोटरसाइकिल और 1 कार के थे।
कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुंभ मेले में आपदा राहत के लिए भी कोष का आवंटन किया गया था। हालांकि बिना किसी आपदा के ही धन को खर्च कर लिया गया। कुंभ मेले में आपदा राहत कोष से गृह पुलिस विभाग को 65.87 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिना वित्तीय स्वीकृत सड़कों के निर्माण में भारी अनियमितता हुई और स्वीकृत दरों से कई गुना ज्यादा पर काम कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी पुलिस द्वारा खरीदे गए 10 ड्रोन कैमरे, जिनकी कुल लागत 32.50 लाख थी, वे इस्तेमाल में ही नहीं आए। कैग ने पाया कि 10 ड्रोन कैमरे किसी काम के ही नहीं थे और बेकार निकले। शुक्र है कि कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा होता। कैग की रिपोर्ट में सामने आया है कि कुंभ के आयोजन में कोई कार्य बिना कमीशन और रिश्वत के नहीं कराया गया। मेले में 10,500 रुपए की LED लाइट का भुगतान 22,650 रुपए का कर दिया गया और राज्य को इस मद में भी 32 लाख रुपए का चूना लगा दिया। योगी सरकार ने 42,000 रुपए में एक शौचालय का निर्माण कराया और 231.45 करोड़ रुपए अस्थायी टेंटों के निर्माण में खर्च किए, जिसके बारे में CAG का कहना है कि इसका कुल भुगतान 143 करोड़ रुपए ही होना चाहिए था। कुंभ में हुए इस घोटाले पर कैग की रिपोर्ट को लेकर विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता दीपक सिंह ने सदन में मामला उठाया। हालांकि उस पर कोई बहस नहीं हो सकी। दीपक सिंह कहते हैं कि कुंभ के आयोजन में किया गया ये घोटाला यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को लेकर दर्ज 77 मुकदमों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने इसके पीछे कोई वजह भी नहीं बताई है। विधायकों सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों की जांच हाईकोर्ट के द्वारा की जा सकती है। ये रिपोर्ट विधायकों के खिलाफ दर्ज लंबित मुकदमों से जुड़ी है। बता दें, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को हाईकोर्ट की इजाज़त के बिना बंद नहीं किया जा सकेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।